पश्चिम बंगाल का संदेश खाली। आपको पता ही होगा कि ये इलाका क्यों सुर्खियों में है, क्यों खबरों में है। यहाँ की बहुत सारी औरतों ने 3 स्थानीय नेताओं के खिलाफ यौन हिंसा की शिकायतें की थी। नेता कौन? शाहजहां शेख, शिबू हजरा और उत्तम सरदार। ये जानकारियां हम आपको पहले भी कई तरीकों से और अपनी फाइनल रिपोर्ट के जरिए हम बता चुके हैं कि ये तीनों राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अब आज जब ये आप खबर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इस दिन शिबू हजरा और उत्तम सरदार पुलिस की हिरासत में हैं, लेकिन शाहजहां शेख अभी भी फरार है। और आज से नहीं, लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं वो तब से फरार है। 5 जनवरी 2024 की तारीख को चलिए, इस दिन प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एक टीम धामाखाली में मौजूद शाहजहां शेख के निवास पर पहुंची थी। अब आप कलकत्ता से अगर नीचे चलेंगे यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ चलेंगे तो कुछ 60-65 किलोमीटर चलने के बाद आपको धामाखाली नाम का कस्बा दिखाई देगा। जो गंगा नदी आ रही है बंगाल की खाड़ी में मिलने, वो कई धाराओं में अलग अलग हो जाती है। तो कई छोटी छोटी धाराएं कई छोटी छोटी नदियों का नाम पाती हैं वहाँ पे। तो नदी के एक किनारे धामाखाली है तो नदी के दूसरे किनारे है संदेश खाली। अगर धामाखाली से आपको जाना हो तो संदेश खाली, तो आपको नाव पकड़नी होती है। यही वहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट का जरिया है। और यहीं से उस फेमस सुंदरबन डेल्टा की शुरुआत होती है, जिसको हमने सामान्य ज्ञान की किताबों में पढ़ा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र ये 2 नदियां मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का निर्माण करती हैं। तो यहीं से वो सुंदरबन का डेल्टा शुरू होता है। तो यहाँ पर कालिंदी नदी जो है इसके पास में धामाखाली एक और है, दूसरी ओर संदेश खाली। अब संदेश खाली की महिलाएं क्या इल्जाम लगा रही थी ये तो हमने आपको पहले बता दिया। अब धामाखाली में जो शाहजहां शेख का घर है वहां पे ईडी की टीम 5 जनवरी को पहुंची तो किस केस के सिलसिले में पहुंची थी? केस है राशन स्कीम में कथित घोटाले का केस। अब ईडी की टीम जैसे ही 5 जनवरी के दिन शाहजहां शेख के घर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। ईडी के अधिकारियों को दौड़ाकर मारा गया। ईडी के 3 अधिकारी घायल हो गए। इस पूरी कवायद का फायदा उठा के शाहजहां धामाखाली से भाग गया। ईडी की टीम आज भी बंगाल के अलग अलग हिस्सों में उसके कथित सहयोगियों के यहाँ छापा मार रही है। शाहजहां शेख को भी खोज रही है, लेकिन शाहजहां गायब है। पुलिस से जुड़े सूत्र कहते हैं कि वो पास ही सटे बांग्लादेश भाग गया है, क्योंकि संदेश खाली धामाखाली से बांग्लादेश की सीमा कुछ 15-16 किलोमीटर ही दूर है और वहां पर भी उसका घर है, इसलिए वो वहां पर उसका रहना आसान है। लेकिन स्थानीय सूत्रों और पत्रकारों की माने तो वो 24 परगना के इलाके को, जहां पे धामाखाली संदेश खाली मौजूद है, 24 परगना के इलाके को छोड़कर कहीं नहीं गया है। कभी कभी किसी बिरले मौके पे लोगों को दिख भी जाता है, वो ऐसा दावा करते हैं। अब इन्हीं सूत्रों के बीच न्याय अटकता रहा है, इन्हीं सूत्रों के बीच राजनीति चलती रही है। अब सवाल है कि शाहजहां शेख की कहानी क्या है? मोलेस्टर एक अपराधी तक उसकी कहानी कैसे पहुंची? स्थानीय सूत्र हमारे बताते हैं कि वो सालों पहले बांग्लादेश को लांघकर इंडिया आया थे। यहाँ खेतों और ईंट भट्टों में काम करने लगा। इन कामों के अलावा उसने नाव और सवारी गाड़ी भी चलाई। ऐसा कुछ सालों तक चलता रहा। ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो समय था जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा शीर्ष पे थी। लोग बताते हैं कि साल 2002 में शेख ने ईंट भट्टों के मजदूरों का एक यूनियन बनाया। उस समय यह आम था और यूनियन का नेता बना तो माकपा की नज़र में आया। साल 2004 में शाहजहां ने माकपा की सदस्यता ले ली। इसमें उसकी मदद की उसके मामा मुस्लिम शेख ने, जो खुद माकपा के स्थानीय नेता थे। आरोप है कि सत्ता का संरक्षण मिलते ही शाहजहां लगभग बेहाथ हो गया। उसने धीरे धीरे यहाँ के लोगों की खेतों और ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। वो यहाँ के लोगों से उनके उपजाऊ खेत लीज पर ले लेता। इसमें पानी भरकर झींगा और मछली पालने के लिए वो भेड़ी, तालाब वहाँ जो कहते हैं उसको भेड़ी कहते हैं, भेड़ी बना देता। असली शामत तब आती उन किसानों की आती जो उसे खेत लीज पर देने से मना कर देता। ऐसे मौकों पर शाहजहां अपना असल हथियार इस्तेमाल में लाता था। यह हथियार था खारा पानी। इस इलाके का पानी दरअसल समुद्र के नज़दीक होने की वजह से थोड़ा खारा होता है। अगर खेतों में पड़ जाए तो ज़मीन की उपज मर जाती है। लेकिन इस पानी की एक खासियत यह भी है कि इसमें पाली जाने वाली मछलियाँ और झींगे अच्छी क्वालिटी के होते हैं और बेहतर पैसा देते हैं। यहाँ पर कहावत भी एक प्रचलित है कि नून जले सोना फले, यानी खारे पानी में सोना उगता है। अब शाहजहां शेख खारे पानी के इसी गुण का इस्तेमाल करता। खेत लीज पर देने से मना करने वाले किसानों के खेत रातों रात खोद दिए जाते और उनमें पंप से इलाके का खारा पानी भर दिया जाता। भूमि की उपज 0 और फिर किसान को हार कर उस तालाब को शाहजहां को देना पड़ता। किसान की सोच ये होती थी अमूमन कि ऐसे तो कुछ होगा भी नहीं, कुछ उगा नहीं पाएंगे, ऐसे में अगर मछलियों और झींगों की पलाई हो जाएगी उसमें तो थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा, किसान डूबने से बच जाएगा। ये
कुछ नहीं से कुछ सही वाला समीकरण है। अब किसानों को जमीन के एवज में हर महीने कुछ पैसे का वादा किया जाता, साल 2 साल तक ये सब सही चलता, पैसे मिलते किसान को, लेकिन उसके बाद शाहजहां शेख पैसा देना बंद कर देता। किसान ये देखते रह जाते कि एक सत्ता पोषित भूमाफिया उनकी जमीन पर कुंडली मारकर बैठ गया। वो उनकी जमीन पर भेड़ी बनाकर उसमें मछली पाल रहा है, झींगा और केकड़ा पाल रहा है और सारे पैसे अंदर कर ले रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहे। लोग इल्जाम लगाते हैं कि मछली पालन और तमाम कामों से होने वाली कमाई सत्ताधारी पार्टी से भी शेयर की जाती थी। सारी खबर हमें हमारे स्थानीय सूत्रों से मिली हुई है और ये सब लेफ्ट के शासनकाल में ही हो रहा था। लेकिन फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति ने करवट ली। साल 2006 से लेकर 2008 तक ममता बनर्जी की सरपरस्ती में 2 बड़े प्रोटेस्ट हुए। बंगाल में नंदीग्राम में लेफ्ट सरकार खेती योग्य उपजाऊ जमीन पर एक केमिकल हब बनाना चाह रही थी। वहीं सिंगूर में दूसरा इलाका है, टाटा समूह को किसानों की जमीन लीज पे दे दी गई 1 लाख रुपए की जो नैनो कार थी, इसको लखटकिया कहा जाता है, वो बनाने के लिए। तृणमूल ने इन 2 मुद्दों पर जमकर प्रोटेस्ट किया। ऑप्टिक्स का जो गेम था वो ऐसा कुछ हुआ कि ममता बनर्जी को किसानों और मजदूरों के साथ खड़ा दिखाया गया, दिख रही थी वो ऐसा, और लेफ्ट विरोध में दिख रही थी किसानों और मजदूरों के, यानी जिसकी वो पॉलिटिक्स कर रही थी लेफ्ट की पार्टियां, वो उसके विरोध में दिख रही थी। बंगाल में वामपंथी राजनीति का अवसान शुरू हो चुका था। लोग बताते हैं कि साल 2010 आते आते शाहजहां ने निर्णय कर लिया कि वो माकपा से दूरी बनाएगा, टीएमसी के करीब जाना तय कर लिया। फिर साल 2011 में ममता बनर्जी ने वामपंथ की 34 साल की सत्ता को खत्म करके बंगाल में सरकार बनाई। शाहजहां ने भी हवा के साथ बहना जरूरी समझा और साल 2012 में टीएमसी से जुड़ गया। अब तक वो जो काम लेफ्ट की सरकार के अधीन कर रहा था, वही काम वो तृणमूल की सरकार के अधीन करने लगा। लोग इल्जाम लगाते हैं कि इस काम के आकार में और बढ़ोतरी भी हो गई। उसे सीधे तौर पे तृणमूल के 2 नेताओं का साथ मिला हुआ था, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय और उत्तर 24 परगना के जिलाध्यक्ष ज्योति प्रिय मलिक। एक पत्रकार ने नाम छापने शर्त में हमें बताया कि शाहजहां शेख इन 2 नेताओं के जरिए पैसे ऊपर तक पहुंचाता था। इन आरोपों की पुष्टि और उन पर सफाई अभी आना बाकी है, वो आएगा तो वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। अब शाहजहां शेख का जो रसूख था वो बढ़ गया था, पैसे भी बहुत। एक खबर बताती है कि उसने पंचायत चुनाव में बिजनेस कोट अनकोट को अपनी कमाई का जरिया बताया था और कहा था कि उसकी कमाई सिर्फ 20 लाख रुपए सालाना है। लेकिन इस कमाई के सापेक्ष उसकी संपत्ति कई सवाल खड़े करती थी। खबर के मुताबिक उसके पास 17 कारें, 43 बीघा जमीन, 2 करोड़ के आसपास के गहने और लगभग 2 करोड़ का बैंक बैलेंस है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह भी कम है, इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा पैसा उसके पास मौजूद है। स्थानीय लोग सवाल उठाने लगे हैं कि मजदूरी करने वाला कोई इंसान कुछ ही सालों में करोड़पति कैसे हो सकता है। अब इस कमाई में 2 लोगों ने उसकी बेइंतहा मदद की, जो कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं, शिबू हजरा और उत्तम सरदार। ये लोग उसके स्थानीय गुर्गे की तरह काम करते थे। लोग इल्जाम लगाते हैं कि एक समय तक गांव-गांव जाने वाला शाहजहां अब चिंता मुक्त हो गया था। हजरा और सरदार घूम घूम कर खेतों पर कब्जा करते, भेड़ी बनाकर पैसा उगाही करते और शाहजहां की तर्ज पर स्थानीय किसानों और उनके घर वालों को प्रताड़ित करते। संदेश खाली के रहने वाले कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि इन लोगों ने संदेश खाली की स्थानीय औरतों को पार्टी ऑफिस बुलाना शुरू कर दिया। कभी कुछ खाना बनवाना हो या कभी कोई काम करवाना हो तो औरतों को पार्टी ऑफिस बुलाया जाता। औरतों के पास मना करने का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि उनके पति की जमीनों पर भेड़ी बनाकर कब्जा कर लिया गया था। वो डरती थी, औरतें मना करती तो वो लोग उनके घर चले जाते और मारना पीटना करते। हमें ऐसे भी इल्जाम सुनने को मिले कि कई बार स्थानीय लोगों को बिठाकर उनके सामने गांव वालों को मारा जाता, ऐसा बस इसलिए कि गांव में भय बना रह सके। और इसी क्रम में लड़कियों का यौन शोषण शुरू हुआ। स्थानीय लोगों के दावे चौंकाने वाले हैं। वो कहते हैं कि बाकायदा लड़कियों की शिनाख्त की जाती और उन्हें पार्टी ऑफिस बुलाकर उनसे मनोरंजन करने के लिए कहा जाता। लेकिन पुलिस चुप रहने की हिदायत से मामला बंद करती जाती, कहती कि मामला सुलझाना है तो शाहजहां शेख, शिबू हजरा और उत्तम सरदार से मिलो। ऐसे भी इल्जाम पुलिस पे लगते गए। कई पत्रकार बताते हैं कि शाहजहां शेख जो आज कर रहा है, उसके पहले ये काम लेफ्ट से जुड़े हुए गुंडे और गुरेहबाज ईसा लश्कर और मजीद मास्टर करते थे। शाहजहां शेख बस इस कड़ी में एक और नाम है और हर तरह की गुंडागर्दी करता रहा और इस तरह की चीजें सुंदरवन के इलाके में आम है।
अब स्थानीय लोगों ने जो बताया, पत्रकारों ने जो बताया, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि अगर आप सुंदरवन के इलाके में आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसे कई शाहजहां शेख देखने को मिलेंगे। ये सब 90 के दशक में शुरू हुआ। लोग बताते हैं कि राज्य सरकार ने उस समय झींगा पालन को बढ़ावा देना शुरू किया। ये इस इलाके के लिए वरदान की तरह साबित हुआ, क्योंकि फैक्ट्री नहीं है, ऑफिस नहीं है, और ऐसे इलाके में झींगे से ज़्यादा कमाई हो रही थी। तो यहाँ के खारे पानी की मदद भी मिल रही थी। खारे पानी की वजह से झींगा पालना आसान भी था, इसलिए किसान उस ओर घूम गए। लेकिन शाहजहां शेख जैसे लोग बीच में अपना हिस्सा काटने के लिए बैठे थे। उन्होंने किसानों की ज़मीन पर कब्जा करना शुरू किया। इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले किसानों को प्रताड़ित किया गया, उनके घर की महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, और प्रताड़ना की ये कहानी बलात्कार के आरोपों तक गई। ये थी शाहजहां शेख की कहानी, जो हमें स्थानीय लोगों ने, स्थानीय पत्रकारों ने, कई सारे सूत्रों ने बताई। शाहजहां भी फरार है और उसकी तलाश जारी है, और जारी है पश्चिम बंगाल सरकार की फजीहत भी। मेरा नाम है सिद्धांत, कैमरे के पीछे विजय। आप लल्लन टॉप देख रहे थे।